Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we have started chapter number 2, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. We have completed part 1 of this chapter and we will today proceed with the part 2 explanation, half of the explanation which is left of this chapter. As you are aware that we have learnt about various microorganisms, that is bacteria, viruses, algae, fungi and protozoas. In this chapter about their features, we have learnt about the plant cell, animal cell and various cells in the living organism. Today we are going to read further and understand further. So let's start. How are we connected to microbes? Now we have learned about microorganisms, that microorganisms are very small and small living beings which we cannot see with our naked eye. How are we connected with these microbes? Can we find microorganisms in other places too? Let us have a discussion. Have you seen a lemon, tomato, orange or any other food item rot after being left outside for some time? किसी भी चीज़ को जैसे लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम इफ़ यू कीप आउटसाइड, ठीक है, थोड़ा टाइम उसको बाहर रखोगे तो उस फूड आइटम का क्या होगा? इफ़ यस यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम. अगर आप उसको बाहर रखोगे तो एक पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ आपको नज़र आएगी. दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स. क्यों? क्योंकि ये सब इन्फेक्ट हो चुके हैं माइक्रोब्स. But where did these microbes come from? How did they come in contact with the food? ये food के contact में कैसे आते हैं? This happens because microorganisms can be found everywhere, but be it in water, soil, air or even in some food items. तो microorganisms हर जगह है, चाहे water हो, soil हो, air हो और कोई food item हो, सब. But why do microorganisms not infect the pickles and murabbas? This is because you add many spices with salt or sugar to it, which act as preservatives. High concentration of salt and or sugar do not allow these organisms to grow on them. ठीक है, कभी भी आप देखो अगर ये पिकल्स जो आप अचार लाते हो या फिर आप जो मुरब्बास लाते हो, ये इन्फेक्ट क्यों नहीं होते, इजीली ख़राब क्यों नहीं होते? इसीलिए क्योंकि ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो आपने पिकल्स और मुरब्बास जो बनाए हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली नहीं आते, क्योंकि सॉल्ट और शुगर आप स्पाइसेस के साथ ऐड करते हो जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं. प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो किसी भी फूड आइटम को ज़्यादा चलाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे सॉल्ट और शुगर यहाँ पे प्रिजर्वेटिव है. हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन डलती है सॉल्ट और शुगर की, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो किसी फूड आइटम पे ग्रो होने नहीं देते. You can use a foldscope or microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them. ठीक है, आप फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर या रूट्स के ऊपर या और कोई पार्ट पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी. इनकी भी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत है, ये बहुत सारे हैं. सम ऑफ देम कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. कई तो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में नज़र आएंगे, बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड स्नो कोल्ड जोन्स एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर. और कई जो है वो मॉडरेट में भी नज़र आएंगे, जहाँ पे वेदर कैसा होता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं होता, कोल्ड भी नहीं होता. You already know some of these organisms live outside our bodies, especially in our gut. You have studied in the chapter Life Processes in Animals in Curiosity grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion. ये हमने अभी भी पढ़ा है और 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है ना कई तरह के बैक्टीरिया जो हमारे फूड को हेल्प करने में, डाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो फूड डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी शेप डिफरेंट है,
साइज डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. इन टेबल्स 2.1 एंड 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप. आपने 2.1 टेबल और 2.2 में देखा था कि शेप्स कैसी थी, स्फेरिकल थी, मतलब स्फेरिकल मीन्स गोल शेप थी, रॉड शेप थी, फिर इरेगुलर शेप थी. हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ? हाउ डू दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरनमेंट? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में? Key players in cleaning the environment. Let us attempt to understand this by doing an activity. अब हमने ये देखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं. इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी 2.7 लेट अस डू टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल. एक कंटेनर लेना है आपने, उस कंटेनर में क्या करना है, एम्प्टी कंटेनर, खाली कंटेनर लेके उसमें आपने गार्डन सॉइल आधा भरना है. एड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, आपने फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको भरना है उस कंटेनर में. देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड. उसके ऊपर आपने सॉइल डालना है और उसको फिर अलग से छोड़ देना है. After 2-3 weeks, observe the changes that taken place. Do you observe any difference in the contents of the container? You may find that peels of fruit and vegetable have turned into a dark colored material. जो आपने peels डाले थे ना, वो dark color material में change हो गए. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर. मैन्योर क्या होती है, खाद, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मैन्योर होती है खाद जो न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है और वो क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है. फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, अगर किसी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ क्रॉप्स इजीली ग्रो होंगे. बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर? हमने तो फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स डाले थे, छिलके डाले थे, वो मैन्योर में टर्न कैसे हो गए, खाद में कैसे टर्न हो गए? इन एक्टिविटी 2.6 you saw that soil contain various kind of microorganisms. Some of these microorganisms like fungi and bacteria act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर होते हैं, जो हमने एक्टिविटी 2.6 में पढ़ा था, जो हमने सॉइल से रिलेटेड एक्टिविटी करी थी. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया जो है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट वेस्ट के ऊपर काम करते हैं और इसको धीरे धीरे वो तोड़ तोड़ कर सिंपल मटेरियल में चेंज करके उसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में चेंज कर देते हैं. You may have seen gardeners in your school or field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. आपने अपने घर के पास गार्डनर्स को देखा होगा जो क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं और प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उनको पिट्स में, खड्डों में डाल देते हैं. डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस? इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर. तो वो ड्राई लीव्स और प्लांट वेस्ट को क्यों डालते हैं गड्ढों में, ताकि वो उससे एक नेचुरल मैन्योर बना सके. Our scientific heritage. Ancient Indian texts, particularly the Vedas, have references of the word krimi, which means different tiny entities, including drishya visible and adrishya invisible. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. अर्थवेदा also refers to कृमि. सो एंशियंट मतलब पुराने टाइम में इंडियन टेक्स्ट में, वेदास में किसके बारे में बात की गई है, कृमि के बारे में. कृमि का क्या मतलब होता है, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दृश्य होते हैं, दृश्य मतलब विजिबल होते हैं, और जो अदृश्य होते हैं, जो इनविजिबल होते हैं, और इनके बेनिफिशियल ये हमें कैसे बेनिफिट देते हैं और क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया. अर्थवेदा ऑल्सो रेफर्स टू कृमि. If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in a garden disappear after some time from the surrounding. This is because microorganisms break down and turn them into simpler substance rich in nutrients. These nutrients go back to the soil and help plants to grow better. तो अगर आप ध्यान से देखो आसपास जो है ना, डीकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स बिल्कुल डेड होते हैं, और लीव्स जो ड्राई हो जाती हैं और दूसरी लीव्स भी जो गिर जाती हैं, ठीक है, तो आप जब उनको देखते हो ना, थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ नहीं होंगी, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स में रिच बन जाए. और ये जो न्यूट्रिएंट्स में रिच बनते हैं, इसको क्या होता है, ये सॉइल में वापस चले जाते हैं मैन्योर के फॉर्म में, और दे हेल्प प्लांट्स टू ग्रो बेटर. Microorganisms also decompose bodies of dead animals,
So microbes help recycle the waste and return important nutrients to नेचर. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेड एनिमल्स की जो बॉडी है उनको भी डिकम्पोज करता है, ठीक है, और माइक्रोज हमारा वेस्ट में रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो वापस नेचर में आ जाए. मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल. मैन्योर कब फॉर्म होता है? जब टेम्परेचर ऑप्टिमल लेवल पे हो और मॉइस्चर लेवल भी अप्रोप्रिएट करेक्ट हो. Isn't it interesting? By now, you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganism and play an important role in our daily lives. So, बैक्टीरिया और फंगी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस तरह के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग. और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एनिमल वेस्ट को भी डिकम्पोज कर सकते हैं जैसे कि काउ डंग. From activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean environment by breaking down waste. तो ये प्लांट ग्रोथ में सिर्फ हेल्प नहीं करते बट एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं. कैसे? वेस्ट को ब्रेक डाउन करके. नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही नहीं अर्थ पे तो क्या होता? A step further, microbes are as a source of biogas. Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं. Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment और household waste water. तो प्लांट और एनिमल्स का जो वेस्ट है ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस लाइक मीथेन. तो जब ये डिकम्पोज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग. इस गैस को किस लिए यूज किया जाता है? मीथेन को कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए और व्हीकल्स को रन करने के लिए. बी अ साइंटिस्ट. Dr. Ananda Mohan Chakravarti, 1938 to 2020, was a scientist who studied bacteria. In 1971, he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. His discovery received a patent in 1980. Patent is a copyright given to a person so that no one else can copy or use or sell his or her invention without permission. His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. He is remembered for his contributions to science and for protecting the environment using microbes. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganisms? तो यहाँ पे किस साइंटिस्ट के बारे में बताया है? डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती, जिनका बर्थ हुआ 1938 में और जिनकी डेथ हुई 2020 में. ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा. 1971 में इन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो क्या हेल्प कर सकता था ऑयल स्पिल्स में. मतलब जो ऑयल जो गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो जो गिर जाता है उसको क्लीन करने में. तो इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है. और इनको इनकी डिस्कवरी के लिए एक पेटेंट मिला 1980 में. पेटेंट क्या होता है? एक कॉपीराइट दे दिया जाता है किसी भी पर्सन को ताकि उनकी जो भी डिस्कवरी है वो कोई भी उसको जो है विदाउट परमिशन कॉपी ना कर सके. इट इज़ कॉल्ड पेटेंट. तो उनका जो वर्क था वो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जैसे कि पोल्यूशन. ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन जो साइंस में था और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स के बारे में उन्होंने बताया वो आज भी लोग याद करते हैं. हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किचन में कैसे हेल्प करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. देखिए, अब लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2.8 में हमें क्या करना है? टेक 2 बॉल्स ए एंड बी. एक बोल में हमें जो है ये डो लेना है, ठीक है, और दूसरे बोल में भी हमें डो लेना है. बाउल ए और बाउल बी दो लेने हैं. हर बोल में इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर. एक में हमें क्या करना है? इसमें दोनों में आटा या मैदा लेकर 200 ग्राम्स उसमें हमें
शुगर डालना है, चीनी डालनी है। नाउ इन बोल ए एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यीस्ट। बोल ए में हमें यीस्ट पाउडर डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है, और बी में हमें जो है यीस्ट नहीं डालना, ठीक है। नीड द फ्लोर ऑफ 2 bowls विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। दोनों को क्या करना है, सॉफ्ट करने के लिए वार्म वाटर में अच्छे से मिक्स करना है, ए को भी और बी को भी। ए में हमने क्या लिया है, आटा या मैदा 200 ग्राम और उसमें शुगर डाली है। बी में भी हमने सेम लिया है, ए में हमने यीस्ट पाउडर डाला है पर बी में हमने यीस्ट पाउडर नहीं डाला। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फ्लोर आफ्टर एडिशन ऑफ यीस्ट, शुगर एंड वार्म वाटर। आप ए में देखेंगे, ए क्या है, थोड़े टाइम बाद ये फूल जाएगा, डो जो है ये फूल जाएगा, बट बी में नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें यीस्ट पाउडर नहीं डाला। कवर द डो विद डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। आपको डो को कवर करके इसको एक डैम्प प्लेस पे रखना है, ये डैम्प क्लॉथ से कवर करके रखना है इसको वार्म प्लेस पे। और 4-5 घंटे बाद जब आप देखोगे, यू विल नोटिस द चेंज इन वॉल्यूम, स्मेल एंड टेक्सचर। वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, बाउल ए में जो है डो की, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी और टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। इफ़ नॉट, लीव द डो फॉर सम टाइम मोर। अगर 4-5 घंटे में ये नहीं होता तो आप डो को कुछ टाइम और रखिए। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस द डो that dough in bowl A, where the yeast was added, has risen slightly, becomes fluffy and has a different smell compared to dough needed without yeast। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो डो होगा वो क्या होगा, रिजन मतलब बढ़ जाएगा, फूल जाएगा और फ्लफी हो जाएगा। ठीक है। Why does this happen? What is the role of yeast? Why we add sugar and warm water to the flour? हमने शुगर और वार्म वाटर क्यों ऐड किया? यीस्ट का रोल क्या है? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। ठीक है, यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये किसकी ग्रुप में आता है? ये फंगी की ग्रुप में आता है। सी द पिक्चर। यीस्ट ग्रोज विद वार्म कंडीशन। जहाँ भी वार्म कंडीशन होगी ये वहीं ग्रो करेगा। You may recall chapter life process in animals in grade 7 that like other organism, yeast also respire and breaks down food to release energy for their growth and carry out life processes। तो yeast जो है वो क्या करता है, वो भी जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि हम एनर्जी मिल सके, हमारी ग्रोथ हो सके और हमारी बाकी की लाइफ प्रोसेसेस जो है वो प्रॉपरली चल सके। During this process, carbon dioxide is released which form bubbles that makes the dough soft and fluffy। इस प्रोसेस में एक गैस रिलीज होती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बबल्स निकलते हैं उसमें और वो डो को क्या करती है, सॉफ्ट और फ्लफी कर देती है। Yeast also produce a small amount of alcohol during this process which gives dough a slightly different smell। Yeast जब हम ऐड करते हैं तो ऐसा लगता है इसके अंदर स्मॉल अमाउंट क्या है, अल्कोहल है, जिससे कि डो जो है वो स्लाइटली उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड। यीस्ट किस किस चीज़ में बनने की हेल्प आती है? एक तो ब्रेड, केक एंड मोर। इन एडिशन टू यीस्ट, some bacteria such as lactobacillus helps in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलियस, जो कर्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बैटर। ठीक है, जो भी हम बैटर बनाते हैं जैसे इडली या डोसे का, उसको फुलाने में, और भटूरे के लिए जो डो बनाते हैं उसको फुलाने में ये हेल्प करता है। Activity 2.9, let us prepare। Take 2 small glass bowls, label them as A and B। आपने क्या करना है, 2 ग्लास बोल्स लेने हैं, एक को आपने लेबल ए करना है, एक को बी करना है। Pour lukewarm milk in bowl A and cold milk in B। ए में आपने lukewarm मतलब हल्का कोसम दूध आपने डालना है और बी बाउल में आपने ठंडा डालना है दूध। Now add a small spoonful of curd to each bowl। दोनों में आपने एक एक थोड़ा थोड़ा चम्मच जो है ना, छोटा चम्मच दही का डालना है और उसे मिक्स करना है स्पून के साथ। कवर बोथ बोल्स की बोल ए इन वार्म प्लेस। ए को आपने वार्म प्लेस में रखना है और बी को आपने कूल प्लेस में रखना है, जैसे रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, कुछ घंटों के लिए इसको रखना है या फिर ओवरनाइट रखना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन ग्लास बोल्स, राइट द प्रिडिक्शन एंड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, देखिए इसमें हम प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मिल्क, बोल ए एंड बोल बी। देखो बोल ए हमने कहाँ रखा है, बोल ए हमने रखा है
लूक वार्म मिल्क डाला है और हमने इसे वार्म प्लेस पे रखा है। जब भी हम कोई चीज़ को वार्म प्लेस पे रखते हैं या वार्म करके यूज़ करते हैं तो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अगर हम किसी में कोल्ड मिल्क डाल रहे हैं उसे कोल्ड प्लेस पर रख रहे हैं तो वो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होते। तो बोल ए में हम क्या प्रिडिक्शन देखेंगे, यहाँ पे चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मिल्क क्या होगा। बोल ए में तो इजीली कर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी सेम रहेगी। और बोल बी में क्या होगा, मिल्क विल नॉट कडल, वो नहीं बन पाएगा, कडल मतलब वो कर्ड में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कलर में क्या चेंज होगा, कलर तो दोनों का सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल रीजन, अब इसका रीजन क्या है, वार्म मिल्क प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे ही मिल्क को हम गर्म करेंगे, कोई भी वार्म चीज़ होगी, जब हम उसको गर्म करेंगे या गर्म जगह पे रखेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ना वो बढ़ जाती है और इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। So this way you have to fill this table, you have to write the prediction and observation over here. Now you will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. थोड़ा सा सोर खट्टा हो जाएगा और क्या होगा कि वो मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। Whereas in bowl B the milk has not curdled but it might be a little sour. सोर हो सकता है खट्टा हो पर वो कडल मतलब कि वो दही नहीं बना। Do you know why this happens? The curd contains several types of bacteria. One of them is lactobacillus. This bacterium feeds on sugar in the milk. Lactose multiplies and ferments the milk into the curd to form curd. तो लैक्टोबैसिलियस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो मिल्क में जो लैक्टोस होती है उसमें शुगर होती है, चीनी होती है, तो चीनी की वजह से वो मल्टीप्लाई करता है और इस वजह से वो मिल्क से कर्ड में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम उसके अंदर जो थोड़ा अमाउंट जो डालते हैं वो कर्ड का, तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलियस वो एक्टिव हो जाता है। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक यीस्ट दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ये, विच मेक्स कर्ड सोर। कर्ड जो है वो खट्टा क्यों हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, ये बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलियस। These bacteria grow well in warm condition. That is why curd is formed in bowl A and but not in bowl B. तो बाउल ए में कर्ड बन गया, बी में नहीं बना, क्यों, क्योंकि वार्म कंडीशन में ही ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई और ग्रो करता है। We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. Some bacteria such as rhizobium form a swollen regions called nodules and live in them. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, एलगे, इनमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और तरीके का बैक्टीरिया जो राइजोबियम में फॉर्म होता है, जो जिसकी नोड्स जो है वो सोलन होती है, ठीक है, रूट्स जो है वो थोड़ी सी क्या होती हैं, सोलन होती है यहाँ पर, और इसे हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं। रूट्स ऑफ सर्टन लेग्यूम्स सच एज बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स हैव रोड नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जो बीन्स हैं, पीज है, लेंटिल्स हैं, इनके अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर प्लांट्स। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल fertilizers. That is why farmers grow legumes in rotation with other crops. This naturally increase the nitrogen in soil and keep healthy for the next plant. तो ये क्या करते हैं, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स में फॉर्म कर होता है, उसमें ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, एयर से अपने पास ट्रैप कर लेते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर हम इन जो है प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से फार्मर्स जो है ना इन क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। दिस नेचुरली इंक्रीज, इससे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा और क्रॉप जो है वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। सी, then we have amazing microalgae, tiny helpers in water. Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air, and even on trees. They make their own food using sunlight. While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the Earth's oxygen supply. तो माइक्रो एलगे, अब हम बात कर रहे हैं एलगे की। एलगे क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। ये कहाँ फॉर्म होते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में और कई बार ट्रीज पे भी।
ये अपना खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट को यूज़ करके। इससे क्या होता है, जब ये खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और अर्थ पे मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई प्रोड्यूस की जाती है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये कौन से न्यूट्रिएंट में रिच है, ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स में रिच है। और ये फूड सोर्स का काम करते हैं, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गई, वेल हो गई, ये उनके लिए फूड सोर्स का काम करते हैं, मतलब ये उनको खाते हैं ये। सम लाइक स्पिरुलिना, कोलेरेना एंड diatoms are used by humans as health supplements and medicines. कई जो एलगे हैं जैसे स्पिरुलिना, कॉलेरेरा एंड डाई एटम्स, ये ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं एज हेल्थ सप्लीमेंट या फिर ये मेडिसिन में डलते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर। स्पिरुलिना, कॉलेरा एंड डाई एटम्स। माइक्रोएल्गे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड यूज एज बायोफ्यूल। इसको हम वाटर क्लीन करने में भी हेल्प कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं, और बायोफ्यूल में भी यूज होता है। However, pollution, climate change, and habitat destruction are threatening microalgae diversity and abundance. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on Earth. तो इनको हमें बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अबंडेंस मतलब ये कम हो सकते हैं, किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या इनका जो जहाँ ये उगते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स के वहाँ पर, जैसे पॉन्ड्स में ये पाए जाते हैं, पॉन्ड में, लेक में, तो इनका अगर हैबिटेट आप डिस्ट्रक्ट कर दोगे या ख़त्म कर दोगे तो इनकी डाइवर्सिटी भी ख़त्म हो जाएगी और ये कम हो जाएंगे, अबंडेंस मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे और अर्थ पे जो है ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे। Ever heard of spirulina microalgae is called superfood because of its health benefit. Spirulina is also a good source of vitamin B12 which is essential for our body. It is a good it has a lot of protein, more than 60% of its body weight, and only a small amount of fat and sugar. तो स्पिरुलिना जो है वो एक क्या है, माइक्रो एल्गे, जो अभी हमने पढ़ा, पर ये एक सुपर फूड भी है और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, सुपर फूड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें विटामिन B12 का गुड सोर्स है, तो हम अगर B12 की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हम उसके अंदर हो सकता है इस एलगे का यूज़ किया गया हो। ठीक है, देन प्रोटीन, बॉडी वेट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, इसके अंदर फैट और शुगर कम होता है। Nowadays, farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. You can grow spirulina easily by these steps. अब इसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो, सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम दी डायरेक्ट सनलाइट। एक ग्लास टैंक ले लो क्लियर, और उसे एक ब्राइट प्लेस पे जहाँ सनलाइट आ रही हो ना वहाँ रख दो। ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम दी डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, पर किसी ब्राइट प्लेस पे रखना है जहाँ थोड़ी लाइट आ रही हो। कवर द टैंक विथ शेड नेट, टैंक को आपने शेड नेट से कवर करना है। कीप द टैंक एट अ प्लेस विद अ मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, ऐसी जगह रखना है जो ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा भी ना हो। फिल द टैंक विथ पॉन्ड वाटर, इसको आपने पॉन्ड वाटर से भर देना है। फिर एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम दी पॉन्ड, जो आपने पॉन्ड से कलेक्ट करे हैं उनको आप इसमें डाल दीजिए। स्टिर द ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक, इसको आप हिलाते रहिए हफ्ते में 2 बार। आफ्टर 3 to 6 weeks spirulina may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth। ठीक है, 3 से 6 हफ्ते के बाद क्या होगा, स्पिरुलिना जो है वो हार्वेस्ट हो जाएगा टैंक में, और आप उसको कैसे फाइन कर सकते हो, बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ, एक साफ कपड़े से, फाइन क्लॉथ से, जो छन्नी टाइप क्लॉथ होते हैं उनसे आप इसको जो है अलग कर सकते हो। Conservation of microalgae is a good practice of for ensuring food security and livelihood development. अगर हम एलगे जो है इनको कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, तो क्या होगा, इससे फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं कि सबको खाना मिलेगा। फूड सिक्योरिटी रहेगी किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की। देन लाइवलीहुड डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल लोग जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसे के लिए भी कर रहे हैं, लाइवलीहुड, अपना लाइवलीहुड बनाने के लिए, इनकम बनाने के लिए। Then,
वाई सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? अब सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। हमारी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो टाइनी ब्लॉक से बनी है, ठीक है, या टाइनी पार्ट्स बोल सकते हो, उससे बनी है, जिसे कि हम सेल बोलते हैं। अ सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एक जो सिंगल सेल है उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं कि वो अलग अलग तरह के फंक्शन कर सकें। द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है वो काफ़ी सेल्स के साथ बनती है, मतलब वो मल्टी सेलुलर है। Therefore they are called multicellular many celled organism। इसलिए ही हम प्लांट और एनिमल को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्यों? मल्टी मतलब मैनी सेल से बनी है इनकी बॉडी। In multicellular organisms, cell carry out specialized function individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स हैं वो कोई स्पेशल फंक्शन कैरी करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलते हैं, और इससे क्या होता है, उनके सर्वाइवल का, जिंदा रहने का चांस बढ़ जाता है। Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made of just single cell। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ सिंगल सेल से बने हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैरी आउट फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से ही सारे फंक्शन करते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, वो अलग अलग सेल से करते हैं, बट यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एक सिंगल सेल होता है, इसलिए उसी से सारे फंक्शन करते हैं। अदर माइक्रो लाइक एलगे एंड फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अब एलगे और फंगी वो ऐसे हैं कि वो एक या दो से या तीन से भी बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज अ मल्टीसेलुलर फंगस। अब है दोनों फंगस, मतलब दोनों फंगी ग्रुप के हैं, ठीक है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना है, पर अगर हम मोल्ड की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बना। अ बैक्टीरियल सेल शोइंग द न्यूक्लियोइड रीजन, ये न्यूक्लियस होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड। Like animal and plant cells, cells of microorganisms are also surrounded by a cell membrane। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं, आपको पता है, वो सेल मेम्ब्रेन जो आउटसाइड वाला होता है, बाउंड्री होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल्स ऑफ फंगी एडिशनली हैव अ सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगी होते हैं उनके पास भी सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल मतलब एक एडिशनल वॉल, थिक वॉल, एडिशनल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होगी तो सेल वॉल होगी वो, ठीक है। बट इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। बट जो फंगी है इनके पास है वो वाले सेल्स नहीं है जिनमें क्लोरोप्लास्ट हो। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियाज में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड। अभी आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या, जो थोड़ा सा और फैला हुआ है बीच में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सेल ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ एंड एलगे, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको अगर फाइंड आउट करना है कि बैक्टीरिया क्या है, तो आपको कैसे पता लगेगा? उसका जो न्यूक्लियस है ना, वो डॉट टाइप में नहीं होगा, बल्कि वो ऐसे फैला होगा। तो जो फैला होगा वो न्यूक्लियोइड है, इट मीन्स कि वो क्या है? वो बैक्टीरिया, ठीक है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो क्या है? वो बैक्टीरिया। We have only looked at few basic cell structures here. The cell has other components about which you will learn in higher classes। अभी हमने यहाँ पर बेसिक सेल सबके बारे में, बेसिक सेल स्ट्रक्चर सबके बारे में पढ़े हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या लिविंग बींग्स हो, ठीक है। इसके और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। For observing subcellular components, we need microscopes with high magnification and electron microscope magnifies the cell about the 10 lakh times, where we can see more structures present in a cell। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोप तो हमें चाहिए ही हैं, बट हाई मैग्निफिकेशन वाले जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो क्या करता है? किसी एक सेल को हमें 10 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा और क्लियर दिखाता है।
By now you must have understood that all living beings including microorganisms are made up of one or more cells. तो आपको अब समझ आ गया होगा क्योंकि पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि लिविंग बीइंग्स भी जो हैं वो इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सेल से बने हैं. लिविंग बीइंग्स बने हैं, प्लांट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो सेल से बने हैं. ठीक है, उनको भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में डिवाइड किया गया. देयर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. इनके जो सेल हैं वो साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है. Plant and animal cells have some differences. Understanding these differences help us to learn organisms function differently. तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं जो हमने पढ़े भी थे, ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि इनके जो सेल्स होते हैं ना, प्लांट और एनिमल के जो सेल्स होते हैं इसमें वैक्यूल नहीं होता एनिमल सेल में. ठीक है, बल्कि प्लांट में जो है वो वैक्यूल होता है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इनके जो डिफरेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंटली फंक्शन करता है. In this chapter we have learned about the beneficial microorganisms. However, there are some microbes that cause disease in plants and animals including humans. हमने बेनिफिट्स पढ़े हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, पर कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं या कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में और इवन ह्यूमंस में, जैसे कि वायरस. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो इसके बारे में हम जो है कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. So with this we have completed the explanation of this chapter. I hope you have understood the chapter. Now I'll come with the summary and the back exercise, that is question answers of this chapter, in my next video. If you are liking my videos, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. You will get all the videos of Standard 6th Science and Hindi, then Standard 7 English, Hindi and Science, and Standard 8th English, Hindi and Science on my channel. For more such videos, please do subscribe to my channel. Thank you.